नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी जियोपॉलिटिकल एंड डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं वो बड़े बड़े टुकड़ों में बटे हुए हैं और सारे लोग समझ रहे हैं कि मैंने सही आकलन किया है सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए डिफेंस पैक्ट की। हर किसी की अपनी कहानी है, हर किसी का अपना लॉजिक है, हर किसी का अपनी उसकी थ्योरी है और सारी थ्योरीज एक ही जगह पर आकर फेल हो जाती हैं। वो है रियलिटी। हुतीज ने फिर मारा है सऊदी अरब की रिफाइनरीज को और पूरी दुनिया को पता है, तुर्की को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है कि हुतीज को फाइनेंस कौन देता है, हुतीज को हथियार कौन देता है, ये सबको पता है। अब सवाल लोग पूछ रहे हैं कि भैया वो डिफेंस पैक्ट था, उसका क्या हुआ? सऊदी अरब तो जल रहा है, उस पर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है, टर्की क्या कर रहा है? सन्नाटा छाया हुआ है। चलिए जरा पाकिस्तानी मीडिया का मजा लेते हैं। पहले तो दो तरफा मुआहदा था सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन अब उसमें तुर्की भी शामिल हो चुका है और उसकी जो स्टेटमेंट्स हम सामने आते देख रहे हैं वो ये कि एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये दिफाई मुआहदा इन तीनों ममालिक के दरमियान हो गया। इससे पहले भी हमने एक इस्लामी इत्तेहाद देखा 31 ममालिक का, और इससे पहले भी हमने एक सह अफ्रीकी इत्तेहाद की बाज़गश सुनी थी इमरान खान साहब के ज़माने में। लेकिन मैं आज आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस मुआहदे की कितनी अहमियत है और इसकी टाइमिंग कितनी अहम है। जी हाँ, ये आपने सही कहा कि कुछ अरसे से ये बात चल रही थी। अब ये जो मुआहदा किया है ये इसके तीन हिस्से हैं जी। एक तो टर्की को अंदर ले आए हैं और एक पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान के साथ तो पहले मुआहदा था जी। तो अब इसकी फिर क्या ज़रूरत पड़ी? क्या वो मुआहदा ख़त्म हो गया और उसकी जगह पे ये आ गया? ये भी क्लियर नहीं है, बट ऐसे ही है कि वो अपनी जगह पे है और ये एक और 3 मेंबर आ गया कि ये तीनों मुल्क अब एटमी ताकत है। दफाई मुआहदा तो फिर यही है कि मेरे और आपके और फारूक साहब के या हमारे दरमियान दफाई मुआहदा हो तो फिर तो अगर मेरे पास जो हथियार है वो आपका भी है और फारूक साहब का भी है। अच्छा देखो, नजर ना लगे, दुआ ये करो सारे जितने सुन रहे हैं, मुझे तो मुद्दतों से इतनी खूबसूरत खबर आलम इस्लाम के हवाले से कोई भी अच्छी खबर, सच्ची बात है, नहीं मिली। अब ये जो नए सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये हैं कि अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला होता है किसी ईरानियन ड्रोन का जी, तो फिर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान और टर्की से क्या इमदाद मांगेगा, क्या मदद मांगेगा और इन दोनों का क्या रवैया होगा? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो एरिया है ना, ये ग्रे जोन है। ये बताया ना जाए किस सिचुएशन में टर्की जो है सऊदी अरेबिया की इमदाद करेगा और किस सिचुएशन में पाकिस्तान करेगा और कैसे करेगा। और खास तौर पे इसमें याद रखना, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। ये मेरा ख्याल है मिलियन में से भी शायद कुछ चंद 100 बंदे जानते हों। खास तौर पे तुर्कों और आले सऊद की एक तारीख का ताल्लुक उस्मानियों के, ऑटोमन्स के दौर से है और वो नफरत बड़ी देर तक ट्रेवल की है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। तुर्कों और आले सऊद की कुर्बत बहुत ही मुबारक शगुन है और ये दोनों की लीडरशिप की अजमत और आली ज़र्फी का सबूत है। मगर मेरा ये ख्याल है कि बिहाइंड द सीन्स इन तीनों ने भी फैसला कर लिया कि किस किस्म की सिचुएशन के अंदर ये किस किस्म की इमदाद देंगे, ताकि उस वक्त अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई अटैक वो हो या असासों के ऊपर हो ईरान की, तो क्या फिर रवैया होना चाहिए ताकि उस वक्त कन्फ्यूजन ना हो। अभी से ही तय हो गया कि अगर ऐसे हुआ तो ये, अगर ऐसे हुआ तो ये, अगर ऐसे हुआ तो ये, और ये आपस में उन्होंने तय कर लिया है। और मेरा ये ख्याल है ईरान को भी कन्वे कर दिया पाकिस्तान ने, लूप में ले लिया लूप में। अगर पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदिया दिफाई के साथ साथ इल्मी, साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से भी कोई अरेंजमेंट करें तो शायद आलम इस्लाम के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो। सोचता भी हूँ कि जितने वसाइल हैं ये 3 मुल्क के काम करें। अच्छा। कि हमने ये जो किया है, हाँ। ये हमने किया है ताकि आपको भी पता लग जाए कि रेड लाइंस ऐसी हैं कि वो क्रॉस ना की जाएं। तो मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने आपस में तय कर लिया है। अच्छा। ये अंदर की बात रहेगी, मगर जो इंडिया है उसको भी इतला हो जाएगी कि मजबूरियां क्या हैं सऊदी अरेबिया की, और इधर भी इतला हो जाएगी ईरान को भी कि पाकिस्तान की क्या मजबूरियां हैं। अच्छा। तो रेड लाइंस जो हैं वो ओपनली नहीं डिस्कस की जाएंगी ताकि जो दूसरी साइड है उसको डिफेंसिव ना होना पड़े और वो फिर अग्रेसिव ना हो जाए। और मैं आपको बता रहा हूं, ये एक रेड लाइन तो क्रॉस हो चुकी है, रेड लाइंस को चैलेंज किया जा चुका है। हुतीज ने सऊदी अरब के रिफाइनरीज को फिर से अटैक किया है
क्या पाकिस्तान आया? नहीं आया। क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब आया? नहीं आया। क्या टर्की ने कोई जवाब दिया? नहीं दिया। और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बयान जारी कर दिया जाएगा, हाँ हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बात नजम सेठी ने की है कि ईरान को भी बता दिया गया है, आपको लगता है कि अगर ईरान को बताया गया है उससे पहले ईरान को ये सब पता नहीं होगा? ईरान को ये सब पता है। ईरान को ये सब पता है। ईरान कोई बेवकूफ तो है नहीं। ईरान का जब जवाब आएगा तब आप लोग देख लीजिएगा, याद रखिएगा मेरी बात को, बहुत अच्छा जवाब आएगा। आसिम मुनीर जितनी कोशिश कर रहे हैं ना, तो सब नाकाम होने वाली हैं। ईरान को क्लियरली पता है कि पाकिस्तान किस चिड़िया का नाम है और पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। क्या ईरान को नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स सऊदी अरब में मौजूद हैं, फौज मौजूद है, एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, सब पता है। अग्रेसिव ना हो जाए, मगर आई थिंक बिहाइंड द सीन्स सबको बता दिया गया है। अच्छा, पूरे आलम इस्लाम में साइकेट्रिस्ट भेजो, ब्रिलियंट तरीन भेजो लोग, एक बोर्ड बना, वो पूरे आलम इस्लाम से ब्रिलियंट तरीन बच्चे इकट्ठे करें, ठीक है, उनको सऊदी अरेबिया ले जाया जाए, उनके माँ बाप को भी वहां शिफ्ट किया जाए, जॉब्स दिए जाए, नेशनैलिटी दी जाए, और उनको बिल्कुल जैसे उनको आला तरीन माहौल और आला तरीन उस्ताद दिए जाए। तो शायद हमारे अंदर भी कुछ चाजीदे चार बंदे जम पैन, कोई थॉमस एडिसन साढ़े विचों भी निकल आए, कोई न्यूटन आ जाए, कोई मतलब मैं इस तरह की, लेकिन बहरहाल जो कुछ सपने सुहाने साजन के। 2 अरब मुसलमान हैं इस दुनिया में, 2 अरब। अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए पॉपुलेशन का इस धरती पर, जो वो बोझ बने हुए हैं, बाकी लोग भी बोझ बने हुए हैं, हम सब बोझ ही हैं, धरती पर बोझ ही हैं। हम सब सारे मिलकर धरती की भलाई के लिए थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं। हम धरती के रिसोर्सेज चूस रहे हैं, हम धरती को खोखला कर रहे हैं, हम धरती पर जो पर्यावरण है उसको तबाह कर रहे हैं। एक ना एक दिन ये धरती हमें कहेगी कि भैया बाबा टाटा, निकलो यहां से, सब कुछ तबाह कर देगी। फिर वो अपना रीस्टार्ट करेगी धरती अपना। खैर वो अलग बात है, फिलोसफिकल बात हो गई। 2 अरब जो मुसलमान हैं, उनका कंट्रीब्यूशन आप मुझे गिनवा दो कि इंसानियत के लिए, इस मानव सभ्यता के लिए कितने परसेंट है। भाई देखा जाता है ना कि 100 में से अगर आप 40% हैं और आपका कंट्रीब्यूशन 1% है, और कोई 100 में से सिर्फ 1% है लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन 40% है, तो समझ में आता है कि कौन सी कौम क्या कर रही है। देखो, जो हिंदूज हैं छुपा नहीं हुए, पूरी दुनिया को पता है। 0 हो, पाई हो, यूएसबी हो, दिस हो, दैट हो, आंखों का ऑपरेशन हो, प्लास्टिक सर्जरी हो, फ्लश टॉयलेट हो, बटन्स हो, बहुत कुछ दिया है पिछले जमाने में भी, मॉडर्न जमाने में भी। क्रिश्चियंस ने भी बहुत कुछ दिया है, यहूदियों ने भी बहुत कुछ दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों ने कुछ भी नहीं दिया है, मुसलमानों ने भी दिया है, लेकिन सारा खेल यहीं पर है कि वही चीज है कि आप अगर 20% हो पूरी आबादी में, पूरी दुनिया की आबादी में 20-30% हो, लेकिन आपका योगदान 1% है, और बाकी जो हैं वो आबादी में 4 से 5%, यहूदियों का तो छोड़ दो, वो तो पता नहीं, वो तो गिनती में नहीं है, लेकिन उनका योगदान सबसे ज्यादा है मुझे लग रहा है। हाल के जो मॉडर्न साइंस है उसमें बहुत कुछ किया है उन्होंने। साफ पीने का पानी, मुझे याद है आज भी, वो पीएम मोदी गए थे और वहाँ के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने समंदर से पानी डाला और उससे उसी वक्त ग्लास से पानी भरा, एकदम मीठा पानी। ये कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, आप लोग को आइडिया नहीं है। अगर ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में आ जाए, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी, पीने के पानी की समस्या खत्म हो सकती है। पीने का पानी अगर आपको साफ और सिक्योर मिलेगा तो कितनी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। बीमारियां खत्म होंगी तो आपकी जेबों पर पड़ने वाला बोझ खत्म होगा। आप समझ रहे हैं, एक छोटी सी टेक्नोलॉजी, एक छोटा सा इनोवेशन क्या कर सकता है आपके लिए।
आप मुझे बताओ ना, मुसलमानों का क्या कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न साइंस में अभी? या चलो यार पिछले 1400 सालों में गिन लो, इक्का दुक्का निकल आते हैं कुछ। तो इस पर गौर करना पड़ेगा, इस पर बात करनी पड़ेगी, मुस्लिम समुदाय को इस पर सोचना पड़ेगा कि आपने इस दुनिया की प्रगति में क्या सहयोग दिया। और ये चले हैं, देख रहे हैं इनके बाँछें खिली हुई हैं इनके हसन निसार की। लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ है ये बहुत खूबसूरत हुआ है। अगर ईरान लेट से देखिए, कल को अगर ईरान और सऊदी अरब की जंग हो जाती है बाकायदा, फिर तो ऑब्वियसली इसको इन्वोक किया जा सकता है। जिस तरह अगर कल को तीनों मिल जाएंगे तो ये तो भारत के लिए बड़ा वक्त, मतलब उनको बड़ा मुसीबत पड़ जाएगी कल कला को, अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई जंग हो जाती है। तो इसलिए भारत को अब 6 बार सोचना पड़ेगा पाकिस्तान पे अटैक करने से पहले। बिल्कुल। ईरान और इंडिया का एंगल आपने डिस्कस कर दिया, इजराइल इसको कैसे देख रहा होगा? इसराइल को जो इंडिया जो ये सबको पता, भारत को बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ेगा। भारत क्या कच्ची गोलियां खेल रहा है? भारत ने अर्मेनिया से डिफेंस पैक्ट क्यों किया हुआ है? आने वाले टाइम में आपको डिफेंस पैक्ट ग्रीस से और साइप्रस के साथ होता हुआ आपको नजर आएगा। हमारे हथियार वहां पर नजर आएंगे आपको। आपको क्या लग रहा है? भारतीयों को पता ही नहीं है कुछ भी कि आप लोग कुछ भी कर लोगे। तुर्की क्यों बिलबिलाया हुआ है साइप्रस और ग्रीस की वजह से? वहां पर हमारी मौजूदगी देखकर उसके मीडिया 50 खबरें छाप रही है कि इंडियन मिसाइलें यहां पे आएंगी तो ठीक नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये सब होगा अगर आपको अलायंसेस पैक्ट्स करने आते हैं, तो क्या बाकी दुनिया को नहीं आते? और मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान के साथ जो होने वाला है, एक्चुअली पाकिस्तान समझ ही नहीं पा रहा है कि उसे कहां धक्का देकर पहुंचाया जा रहा है। आज से 1.5 साल पहले मैंने बोला था कि ईरान मारेगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान बिल्कुल उसी लाइन पर आगे बढ़ रहा है। मेरी बात आज फिर मैं कहता हूं, याद रखिएगा आप लोग। इंडिया जो ये सबको पता है, इसराइल को भी पता लग जाएगा, ये सबको अमेरिकनों को भी बता दिया जाएगा। ये बात छुपी रहेगी ताकि छुपे रहेंगे ये सारे जो बातें हैं ना, क्या एग्जैक्टली ये नहीं बताया जाएगा किसी को भी। अच्छा। मगर इशारे कर दिए जाएंगे कि यहाँ रेड लाइंस हैं कि अगर तो टर्की, इजराइल ने जरूर शो किया है कि वो अगला टारगेट उसका तुर्की है, तो इसलिए इन्होंने ये भी डाल दिया बीच में। तो ये एक डिटेरेंट है, एक रेड लाइन है फॉर अमेरिका, फॉर ईरान एंड फॉर इसराइल। और ये सऊदी अरेबिया ने भी रेड लाइन दे दी है। तो इसलिए आई थिंक द बॉल इज इन ईरान कोर्ट। अब ईरान इसको कैसे इंटरप्रेट करेगा? मेरा ये कहना है कि ईरान भी बड़े गौर से इसको देखेगा, और ईरान शायद ये नहीं चाहेगा कि इस किस्म की कोई सिचुएशन क्रिएट करे ईरान जिससे ये मुआहदा जो है ये एक्टिव हो जाए। और अगर एक्टिव हो गया तो डिफेंस के अंदर ऑफेंस भी होता है। मतलब अगर सऊदी अरेबिया की कोई फैसिलिटी पे ऊपर ईरान की अटैक आती है जी, तो फिर ईरान सऊदी अरेबिया विल हिट बैक। अब देखिए एक ट्रायंगल बन गया है, सऊदी अरेबिया with its finances, strategic position, oil, Turkey, advanced military capability, जबरदस्त। और अगर हुतीज की कोई एक्टिविटी होती है अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, देन तो ये एक और मामला चल रहा है। अब मगर इसमें भी ईरान इज इन्वॉल्व, कि जाहिर है बिकॉज हुतीज जो हैं देर ईरान के अलाए हैं। जी। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं इन चीज़ों में। इसीलिए इस वक्त ये मैसेजेस आर बीइंग कन्वेड कि ये फिर अगर ऐसे होगा तो फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, ताकि सबको रेड लाइंस का समझ आ जाए। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, ये जो पैक्ट हुआ है। क्या इसके साथ हुतीज और सऊदी अरेबिया के दरमियान सीज फायर हो जाएगा? पहली बात। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट, सीज फायर लगाओ भाई। पैक्ट के होते ही अगले ही दिन हुतीज ने मारा दे दनादन धूम धड़ाम सऊदी अरब में। ये खबरें देख रहे हैं आप? सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरीज पर हमला किया है हुतीज ने। इस पैक्ट के होने के 2 दिन बाद, 2 दिन या 1 दिन, 2 दिन होने के बाद मैसेज क्लियर है हुती की तरफ से
कि तुम्हारे पैक्ट की ऐसी की तैसी हमारे हमले सऊदी अरब पर जारी रहेंगे। और बताओ, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसकी चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तानी मीडिया इसकी चर्चा करेगा तो पाकिस्तान फंसेगा इसमें। वैसे तो पाकिस्तान फंसेगा, ये तय है, हमें तो नजर आ रहा है। आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई डोंट नो। वो ये है कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि अमेरिका ये कह रहा है जी कि जो नया MOU हम साइन करने जा रहे हैं, अगर वो अमेरिका को एक्सेप्टेबल ना हुआ तो अमेरिका ये कह रहा है मैं बमबारी करूंगा ईरान की। जी पाकिस्तान ने सऊदी अरब से 15 साल की मुद्दत के लिए $6.7 अरब की रियायती तेल फाइनेंसिंग की सहूलत हासिल करने के लिए दरख्वास्त की थी। इस पर बताइएगा कि अब इस मुआहदे के बाद क्या लगता है आपको, ये दरख्वास्त जो है वो मंजूर हो सकती है? ये उसमें समझ लें कि पाकिस्तान की लॉटरी निकल आई है। अच्छा, पाकिस्तान जो है उसकी मईशत अब जो है वो चेंज होने वाली है। अगर अमेरिका बमबारी करता है तो दो ही सूरतें हैं, या वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में से उनके जहाज़ उड़ेंगे, इन विच केस ईरान अटैक करेगा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को। उसने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक हुई अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से, तो इजराइल को तो हम देख लेंगे, हम इजराइल के साथ कर लेंगे, मगर हम ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं ना, हम इनके ऊपर अटैक करेंगे। ईरान ने तो कह दिया ये। तो अब ये है कि ये भी प्रेशर है बहुत सख्त डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, कि ये ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप एक दफ़ा फिर अटैक कर दे, और वो जब अटैक करे तो फिर ये ईरान काउंटर अटैक करे, और उस काउंटर अटैक के अंदर UAE और सऊदी अरेबिया इनके ऊपर भी अटैक्स आ जाएं, जिसके साथ मामला फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। और अब फिर वो कह रहा है कि जी फिर से हमारा यही अनाउंस कर रहा है वहाँ कि हम करेंगे, हम फैसला कौन कार्रवाई हो रही है। मगर यहाँ मसला जो बन गया कि ईरान इस दफ़ा जो MOU बनवा रहा है वो पिछले MOU से ज़्यादा सख्त है, बिकॉज ईरान को ये पता चल गया है कि ये जंग जो है ईरान ने आधी जीत ली है जी, और अमेरिका पूरी तरह हार गया है। वो तो डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं इसको बाकर कालीबाफ के मुताबिक। सो ये दिस इज़ वे वी आर। तो आई थिंक दिस नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल। अभी नेक्स्ट वीक नहीं, बहुत क्रिटिकल होने वाला है, और ये लड़ाई बढ़ने वाली है, ये लड़ाई थमने वाली नहीं है। अगर किसी को भी इस बात में जरा भी शक है कि ये लड़ाई थमने वाली है, इट्स नॉट गोना हैपन। और पाकिस्तान फंसेगा, या तो पाकिस्तान चुपचाप सरेंडर कर जाएगा, बोलेगा कि अब सऊदी अरब से कि भैया हम तो ना जा रहे ईरान पर हमला करने, अब तुम्हें जो करना है कर लो भाई। तो सऊदी अरब को जो करना होगा कर लेगा। लेकिन अगर वो इस लड़ाई में शामिल हो गया, फिर देखना ईरान क्या आतिशबाजी करेगा पाकिस्तान में, देखने वाली बात होगी। अच्छा, पूरी दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान अपने पैरों को कुल्हाड़ी पे मारा है पाकिस्तान। अब देखिए, ये डैनियल बॉर्डमैन है, नेशनल टेलीग्राफ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तो टोरंटो में हैं, रहते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट इन्होंने किया 8 अगस्त को। ये बोलता है कि द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस अलायंस इज दैट वी गेट टू सी इट फॉल अपार्ट नेक्स्ट वीक व्हेन ईरान बॉम्ब्स सऊदी अरेबिया एंड द 3 ऑफ देम पुसी आउट। मतलब कि इस पूरे अलायंस का बेस्ट पार्ट देखने को मिलेगा जब वो गिरेगा अगले हफ्ते, जब ईरान सऊदी अरेबिया पर बॉम्ब करेगा और ये तीनों जो हैं भाग निकलेंगे। फिर उन्होंने अगले दिन मतलब 9 अगस्त को ट्वीट किया कि आई वाज रॉन्ग, कहा कि मैं तो गलत था, क्योंकि ये अलायंस जो है ये तो 1 वीक भी नहीं चला, 48 घंटे में टूट गया जो हूती ने हमला किया। अब जरा सोचिए, ऑलरेडी ईरान की तरफ से मैसेज क्लियर है। ईरान के जो MP हैं इब्राहिम रेज़ई, उनकी भी मैंने दिखाया था कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि सऊदीज को ये पता होना चाहिए कि जो पेपर एग्रीमेंट हुआ है तुर्की और पाकिस्तान के साथ, वो सिक्योरिटी नहीं ला सकता। जैसा आपको अमेरिकन ने भरोसा दिया, आपने अमेरिकन के साथ गए, वो भी सिक्योरिटी नहीं लेकर आए, अपनी पॉलिसी ठीक करो। साफ साफ क्लियर मैसेज दिया था, और ये चीजें हो रही हैं। पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं। डिटेल में अगर आपको वीडियो देखना हो तो डिफेंस डिटेक्टिव पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि उसकी तो लॉटरी लग गई है। बधाई हो पाकिस्तान, लॉटरी, इस लॉटरी की बात करेंगे अभी साल भर बाद, 6 महीने 8 महीने साल भर बाद, कि लॉटरी से फायदा हुआ या नुकसान हुआ। वैसे लॉटरी खेलना कोई अच्छी चीज नहीं है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। चलो मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।